नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारा पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने संविधान का एक परिचय देखा था और आज हम लोग संविधान के दूसरे टॉपिक संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल पर आ रहे हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर जो है प्रतिदिन आएंगे और अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगे। कुछ दिनों बाद ये आपके सामने लाइव भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि हम जैसे ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मैं आपको इसका हैंड रिटन नोट्स प्लस जिस पीपीटी पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीपीटी का नोट्स, ये पीपीटी का नोट्स प्लस इस पर एमसीक्यू भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे अगले 2-3 दिनों में। तो धैर्य रखे रहिए और हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, समय खराब नहीं करते। देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि संविधान की उद्देशिका एक परिचय या प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रेम्बल भी बोलते हैं। देखिए इसको मैं आपको 2 या 3 लेक्चरों में पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमारे प्री परीक्षा में और हमारे मेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हमारा अभी जो अप्रोच है वो प्री और मेंस दोनों को लेकर ही अप्रोच हम लोग रखते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो देखिए आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक तरह मिलता है उद्देशिका। तो देखिए उद्देशिका का एक शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है उद्देश्य। यानी संविधान की जो उद्देशिका है वो हमारा क्या है कि किस उद्देश्य से इस संविधान को बनाया गया, यानी किस ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है हमने अपने संविधान को बनाया है या इसे हम लागू करना चाहते हैं। अगर सिंपल सिंपल शब्दों में कहना जाए तो देखिए प्रस्तावना या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेम्बल संविधान के लिए भूमिका होती है। संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख है, जिसमें अगर हमको सिंपल वर्ड में लिखना हो तो देखिए ऐसे लिखेंगे, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका, एक भूमिका या आमुख। आमुख का मतलब होता है परिचय, आमुख की भांति है, आमुख की भांति है जिसमें संविधान देखिए बहुत लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हैं जिनको ये मैटर अंग्रेजी में नहीं मिल रहा है, मैं आपको ये मैटर अंग्रेजी में भी दूंगा तो उसके लिए परेशान मत होइए। जिसमें संविधान के उद्देश्यों शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। होने की तिथि या दिनांक, तिथि का उल्लेख होता है, उसको हम संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। अब देखिए उद्देशिका जो है, अगर आपको और अच्छे वर्णन, उद्देशिका उन लक्ष्यों को दर्शाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है। अगर हम एक सिंपल से वर्ड में बोले तो उद्देशिका उन लक्ष्यों को दर्शाती है, उन लक्ष्यों को दर्शाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, संविधान स्थापित करना चाहता है। अब इसको समझिए, संविधान स्थापित किसको करना चाहता है? तो संविधान हमारा चाहता है कि समाज हमारा कैसा हो? लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, समता मूलक हमारा समाज हो, समता मूलक समाज हो, जहां पर हम न्याय, बंधुता, ठीक, संभाव की भावना से ओतप्रोत हों। यानी हम ऐसे उद्देश्यों को क्या करना चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं। और इन उद्देश्यों का जो है जिक्र कहाँ किया गया है? तो इन उद्देश्यों का जिक्र जो है वो संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, फिर इसको हम, आप इसी का, आप जब उद्देशिका जब पढ़ेंगे तो हमारा उसमें क्या है कि हम भारत के लोग। अब देखिए उसके शब्द का अर्थ होता है, सबसे पहले जान लीजिएगा, पूरे विश्व में यूएसए के संविधान में ये लिखा गया था। ठीक, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका को जो है 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। लेकिन देखिए ये एक पीटी का फैक्ट है, इसको आप रट लीजिए। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने इसको सबसे पहले क्या किया था, प्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किया था। और इसमें हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा और आगे चलकर यही प्रस्ताव जो है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना बनी, जो 12 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो ये डेट याद रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। देखिए ये क्या रखिएगा कि सभी अधिनियमित जो किए जा चुके थे उसके पास उद्देशिका को अलग से क्या किया गया, पारित कराया गया था। देखिए अब इसमें एक फैक्ट होता है कि ये मतलब क्या है, उद्देशिका का प्रारूप तैयार कैसे किया था। तो याद रखिएगा उद्देशिका का प्रारूप जो है, उद्देशिका का प्रारूप या ड्राफ्ट प्रारूप जो है वो बी एन राव ने तैयार किया था। किसने? बी एन राव ने तैयार किया था। अब बी एन राव कौन थे? तो बी एन राव हमारे संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। अब देखिए हमारी उद्देशिका में या हमारी प्रस्तावना में जो भाषा है, यह भाषा जो है ये कहाँ से, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। यानी भारतीय संविधान के उद्देशिका की भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट और आपके लिए है कि एक संविधान विशेषज्ञ थे, उनका नाम था N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला पालकी वाला ने संविधान पालकी वाला ने उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र, ये भी एक फैक्ट है जो पीटी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, परिचय पत्र कहा। ठीक, अब देखिए उसके अलग अलग, अब देखिए जब हम संविधान की प्रस्तावना का जब वर्णन करते हैं तो देखिए दो वर्ड हैं, प्रस्तावना का वर्णन, प्रस्तावना का वर्णन। इसको एक बार आप समझ लीजिए क्या है। देखिए प्रस्तावना में देखिए तीन महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने हैं, एक एक करके आपको बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। सत्ता का स्रोत, यानी सत्ता का सोर्स क्या है, सत्ता का सोर्स क्या, स्रोत क्या। दूसरा, सत्ता का स्वरूप कैसा है, यानी भारतीय सत्ता का स्वरूप यानी कैसा होगा। और तीसरा, इस सत्ता का उद्देश्य क्या है, यानी हमने जो सत्ता सौंपी है या जिस सत्ता को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस सत्ता का उद्देश्य क्या है। तो देखिए सत्ता का जो स्रोत है वो कौन है, जनता। ठीक, और इसको हम बोलते हैं लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, जिसमें लोगों की क्या हो, प्रभुता हो, यानी लोगों की बात की जाएगी। तो लोक प्रभुता मतलब क्या है कि हम भारत के लोग जो होता है ये हमारी लोक प्रभुता है। हम भारत के लोग, जहां से हमारी उद्देशिका शुरू होती है। ठीक, आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित देश को सौंपने के लिए। तो ये हमारा क्या है, ये अब देखिए इसमें आता है सत्ता का स्वरूप। तो देखिए सत्ता का स्वरूप हमारा कैसा सत्ता का स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप हमारा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि सॉवरेंटी, यानी भारत पे किसी भी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं, यानी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोग हैं और अपने निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से बाध्य नहीं हैं। यानी हम जैसा चाहते हैं वैसे अपने देश के शासन को चलाएंगे। तो हमारे सत्ता का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, समाजवादी, यानी हमारी जो सत्ता का स्वरूप है वो कैसा है, समाजवादी है। समाजवादी मतलब क्या है कि हम लोगों के कल्याण की बात करेंगे। ठीक, मतलब उसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं करेंगे, यानी समाज की कल्याण की हम बात करेंगे, यानी समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसको बोलते हैं समाजवादी। फिर हमारा क्या, पंथ निरपेक्ष, हम पंथ निरपेक्ष समाज का निर्माण करना चाहते हैं। पंथ निरपेक्ष समाज का निर्माण का मतलब होता है क्या है कि हमारे सत्ता का जो स्वरूप है, सत्ता का जो चरित्र है, उसका कोई एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों में संभाव, यानी हम इसलिए बोलते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब क्या है कि हमारे लिए सभी धर्म क्या है, समान रूप से बराबर हैं। फिर हमारा क्या होगा,
हम लोकतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिमायती हैं। यानी हमारे सत्ता का स्वरूप कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। गणराज्य मतलब क्या है कि भारत के को चलाने वाले जो लोग, जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यानी हमारे जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो जन्म से नहीं होंगे। वो क्या होंगे? वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, यानी जनता उनका चुनाव करेगी और जनता उनको अधिकार देगी कि आप शासन को चलाइए। इसको हम गणराज्य बोलते हैं। ठीक, अब इसमें एक टर्म है जो आपको परेशान करेगा, मैं उसको आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो आपको इससे दिक्कत होगी, इसको आप समझ लीजिए पहले क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक, जो अपने आंतरिक और बाह्य और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी विदेशी सत्ता का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा यूएसए से कैसा संबंध हो, हमारा जो है रसिया से कैसा संबंध हो, हमारे अंदर की पॉलिटिक्स कैसे होगी, यानी भारत के संविधान में कोई संशोधन होगा या नहीं होगा, ये हमारे ऊपर है। हम किसी के दबाव में आके नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी जो मैंने से बोला, समाजवाद एक विचारधारा है। तो समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है जिसको हम लोग समाजवादी नाम से, ये समाजवादी पार्टी नहीं है अगर, ठीक, समाजवादी यानी ये एक विचार है। ये क्या है? एक विचार है। अब विचार का मतलब कैसा विचार है? इस विचार का जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म है कि संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए। संपत्ति का सामाजिकरण होना चाहिए। सामाजिकरण होना चाहिए, इस सामाजिकरण, ठीक, यानी सबके पास संपत्ति बराबर रूप से बांटी जाए। ठीक, समानता की भावना हो, यानी यहाँ पे कोई ऊंच कोई नीच नहीं होगा। समाज कैसा होगा? समाज शोषण विहीन समाज होगा। शोषण विहीन समाज होगा। ठीक, वंचित वंचित मजदूर, ठीक, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों का जहाँ पे कल्याण किया जा सके, का कल्याण किया जा सके, ऐसे समाज को समाजवादी समाज और ऐसी विचारधारा को समाजवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। देखिए, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक पीटी परीक्षा में आप पास नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वर्ड आपको मैं और बता दूं। देखिए, एक बात बता दें कि जिस पर हम आए थे अभी, कि हमारे पास वर्ड क्या है। देखिए, हमारे सत्ता का उद्देश्य क्या है, कि हम सत्ता को किस उद्देश्य से प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आगे हम चलते हैं। देखिए, हमारी सत्ता का उद्देश्य क्या है, मैंने आपको जो बताया अभी, सत्ता का उद्देश्य, एक मिनट मैं आपको दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ ताकि देखिए सत्ता का हमारा स्रोत कैसा हो, इस पर हमने भी बात किया। सत्ता का स्वरूप कैसा हो, हमने इस पर बात किया। अब सत्ता का हमारे उद्देश्य कैसा होगा, तो अपने सत्ता के उद्देश्य पर बात एक बार कर लेते हैं। देखिए, हमारे सत्ता का उद्देश्य, दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, एक एक करके बात करते हैं। हमारी सत्ता का जो पहला उद्देश्य है वो है न्याय। वो है न्याय। और न्याय कैसा? तो तीन प्रकार के न्याय की हम बात करते हैं। कैसा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय की। राजनैतिक या राजनीतिक, दो एक ही से कंफ्यूज हो जाएगा। ये न्याय हमारे पास कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। अब हम इसका सेकंड पार्ट क्या है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कैसी? तो देखिए, स्वतंत्रता हमारी जो होगी वो, देखिए इसको समझ लीजिए, विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, और लास्ट हमारा विश्वास की स्वतंत्रता। यानी इतने प्रकार के हमारे सत्ता का उद्देश्य क्या है कि न्याय हो। तो न्याय कैसा हो? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी तीन प्रकार के न्याय हो। स्वतंत्रता कैसी? पांच प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये हमारी
सत्ता के उद्देश्य का मूल चरित्र है। अब देखिए विचार पे भी अगर हम बात करें तो देखिए विचार मतलब हमको चिंतन करने की आजादी हो। तो चिंतन में कैसा, हम जैसे चाहे वैसे चिंतन करें, यानी आंतरिक करें बाह्य करें। अभिव्यक्ति मतलब कि हमको प्रकट करने की इच्छा हो, चाहे हम प्रकट करें या न करें, उसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति। बाह्य क्रिया होती है धर्म, ये हमारा क्या है, ये किसी रिलीजन को हमारा मन करे हम स्वीकार करें, मन को स्वीकार न करे। तो ये सैद्धांतिक हमारे लिए उपासना। उपासना यानी हमारे पास जैसे होता है क्या है कि हम जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो फॉलो करते हैं उसको उपासना बोलते हैं। जैसे हम नमाज अदा करें, हम पूजा करें, हम गुरुमाड़ी पढ़े, तो उसको उपासना बोला जाएगा। विश्वास यानी विचारधारा को स्वीकारने और स्वीकारने का विश्वास। तो हमको ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करना है, और इस स्वतंत्रता और इस न्याय को प्राप्त करना हमारा क्या है, सत्ता का मुख्य उद्देश्य है। अब इसके बाद पीटी संबंधित आपके सामने कुछ फैक्ट आते हैं जिसको मैं रख रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। देखिए पहला क्या है, उद्देशिका की प्रकृति, यानी उद्देशिका की प्रकृति, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, उद्देशिका की प्रकृति अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय यानी इनफोर्सेबल है, यानी इसको किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कराया जा सकता, किससे, ना किसी सुप्रीम कोर्ट से, ना किसी हाई कोर्ट से। दूसरा क्या है कि उद्देशिका में कोई भी संशोधन, उद्देशिका में कोई भी संशोधन केवल आर्टिकल 368 के तहत प्रक्रिया के अनुसार ही किया सकता है। यानी संशोधन जो है आर्टिकल 368 के तहत जो प्रक्रिया है उसके तहत ही संशोधन किया जा सकता है। दूसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो पेपर में हमसे पूछा था पीटी में, कि अब तक उद्देशिका में केवल एक बार, वो भी कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। कब किया गया ये डेट है 3 जनवरी 1977 को संशोधित किया गया। देखिए ये जो अधिनियम है ये 1976 में लाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ, तो ये 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। और इसमें दो शब्दों, यानी दो पैरा में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा, तो जोड़े गए समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो आप एक चीज करिएगा कि बताइएगा कि आपको इस क्लास से मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसको पूरा पूरा पढ़ाऊंगा। देखिए उद्देशिका में हमारे बहुत सारे वर्ड हैं, हम एक एक वर्ड पे बात इसलिए करेंगे क्योंकि इस पर प्री में और इस पे मेंस में भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखिए एक हमारा और टर्म है जिसे पूछा जाता है कि उद्देशिका में निहित मूल तत्व क्या है। उद्देशिका में निहित मूल तत्व, उद्देशिका के मूल तत्व। अब इसी पे आपसे यूपीएससी में चाहे यूपीपीसी में ठीक है मेंस में पूछना है कि उद्देशिका के मूल तत्व की जो है व्याख्या करिए, या उससे आप क्या समझते हैं। देखिए उद्देशिका के जो है 4 मूल तत्व हैं, 4 मूल तत्व हैं। अब जो 4 मूल तत्व हैं, अब इसको समझ लीजिए। देखिए पहला जो मूल तत्व है वह है संविधान की शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत या सोर्स, सोर्स ऑफ पावर। अब स्रोत क्या है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग ही भारतीय संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, हम भारत के लोग। तो ये हमारा पहला मूल तत्व है। दूसरा क्या है, भारत की प्रकृति, यानी भारत का नेचर। ठीक है, भारत कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो भारत एक देश है, तो नेचर कैसा है, तो ये हमारा सेकंड मूल तत्व है। अब नेचर हमारा कैसा है, तो नेचर हमारा है संप्रभु, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक,
तांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे सत्ता का नेचर है, शासन का नेचर है। अब देखिए उद्देश्य हमारा क्या थे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उद्देश्य हमारे वही न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। तो ये हमारा उद्देश्य है। अब इसी पे आपको मेंस पे क्वेश्चन लिखने को मिलता है। लागू कब हुआ, तो लागू हमारा हुआ 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए एक बात होता है कि क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है, क्या उद्देश्य का, उद्देश्य का यानी प्रस्तावना, क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है। तो ये एक पहला डिबेट था, इस पर जो है हम भी बात करते हैं। देखिए उद्देश्य का संविधान का अंग है या नहीं है, ये पहली बार जो है एक सुप्रीम कोर्ट का विवाद है, केस है, इसको बोलते हैं बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद 1960 में उच्चतम न्यायालय में उद्देशिका को संविधान का अंग माना जाए ना माना जाए, एक डिबेट किया गया। क्योंकि अंत में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्या है, उद्देशिका संविधान का अंग है। अब इस पर कई सारे केसेस हैं, ये केसेस हमसे ऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो पहला केस हमसे क्या है, बेरूबारी पे। देखिए बेरूबारी पे बात कर लेते हैं। बेरूबारी में देखिए इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है, ठीक, और ये संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है। यानी इसने कहा कि संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना अंग नहीं है, यानी प्रस्तावना के महत्व को केवल दिया, ठीक। यानी इस केस में क्या किया गया कि संविधान की व्याख्या में उद्देशिका का सीमित महत्व बताया गया। अब इसके बाद एक केस और है, इसके पहले का ए के गोपालन वाद, ए के गोपालन वाद, ए के गोपालन केस, गोपालन वाद, ये 1950 का है, ठीक। ये बस इसको याद रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा नहीं, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर लगाने के लिए, ठीक। इसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है वह है गोलकनाथ वाद, गोलकनाथ वाद 1967। ये केस में इसमें क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो, यानी समझ ना आ रही हो, संदिग्ध हो, उसके अर्थ को समझने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है, उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। और इसके बाद हमारा आता है केशवानंद भारतीवाद 1973, जिसने पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया। इस ठीक, इसके बाद हमारा केशवानंद भारती, नंद भारतीवाद 1973, इसमें हमसे क्या कहा गया, इस संशोधन में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका संविधान का अंग है, ठीक। और संसद आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है, यानी जैसे संविधान में संशोधन होता है, ठीक। और ये निर्णय जो है इसके बाद एक अनुच्छेद 31C जोड़ा गया 1971 में, ठीक। अब इसके बाद एक केस आता है रघुनाथ राव बनाम भारत संघ, रघुनाथ राव बनाम भारत संघ, रघुनाथ राव बनाम भारत संघ, भारत संघ, ये केस 1993 का है। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सारे हैं कि उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है, उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है, उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी सोर्स नहीं है, यानी विधि की शक्ति का स्रोत अनुच्छेद ही हो सकता है, इन उद्देशिका को नहीं करते। उद्देशिका विधानमंडल के शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है, यानी संसद के या विधानमंडल के जो शक्तियों पर है उस पर उद्देशिका कोई रोक नहीं लगाती है, ठीक।
और इसका हम कोई अलग से अर्थ नहीं निकाल सकते। फिर हमारा एस आर बोमईवाद, बोमईवाद, इसको बोमई केस बोलते हैं, 1994 का। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया, इसमें से जो है हमसे क्या आया, उच्चतम न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, यानी सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो मूल ढांचे के सिद्धांत को, यानी 1973 का जो वाद था उस वाद को जो है और फिर से गहराया गया, यानी उस वाद को फिर से जोड़ दिया गया। ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारा LIC ऑफ इंडिया 1995 में, कि क्या क्या इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, LIC ऑफ इंडिया का जो केस था हमारा, LIC ऑफ इंडिया वाद, ऑफ इंडिया वाद, और ये हमारा है 1995 का। इसमें क्या कहा कि उद्देशिका को जो है संविधान का एक अभिन्न अंग माना, उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको अगर हम, देखिए होता क्या कि आपसे पीटी परीक्षा में इस पे कोई पूछ रहे कैसे क्रम में लगाइए, तो क्रम में लगाने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम पूछें कि वर्तमान सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर प्रस्तावना पे, तो प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक। दूसरा, प्रस्तावना में कोई भी मूल ढांचे का सिद्धांत होगा तो संशोधन नहीं होगा। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा में कोई संशोधन नहीं होगा। दूसरा, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसको आप इंफोर्स नहीं करा सकते, प्रवर्तनीय नहीं है, ये हमारा। ठीक। अब ये महत्वपूर्ण चीजें थी जिन पर हमसे पीटी परीक्षा में, मेंस परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार करिएगा। ये आपको कैसा लगा इसको आप जरूर मुझे बताइएगा, तो आगे जो है इसको हम लोग जारी रखेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य आपको पॉलिटिक्स पढ़ाना नहीं, पॉलिटी को समझ विकसित करना है, क्योंकि जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप पॉलिटी के प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन आप गलत करते रहेंगे। लेकिन फैक्चुअल तो सही कर लेंगे, लेकिन फैक्चुअल के साथ साथ आपको कंसेप्चुअल भी सही करना है। इसको हो सके तो लेक्चर को 2-3 बार सुन लीजिएगा, मैं इसकी नोट्स आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। पूरा लेक्चर सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।